नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट के ऊपर, और लास्ट क्लास में अपन ने इसका जो अवकलन का पार्ट था डिफरेंशिएशन का वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आंशिक अवकलन का टॉपिक था लास्ट क्लास में, जो डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी कि समाकलन का पार्ट आता है। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। ठीक है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में आने वाला, चाहे सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे फाइनल ईयर की केमिस्ट्री हो, सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला जो टॉपिक है वो ये अवकलन और समाकलन का ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी टॉपिक थे आपके हमने पढ़े हैं, एक लॉग वाला सबसे ज्यादा काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा इतने काम में नहीं आते, कहीं मतलब रेयर कहीं काम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी है लॉग आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए जितना पढ़ाया था। ठीक है, अवकलन जितना पढ़ाया उतना पूरा क्लियर होना चाहिए। इस जितने भी अवकलन के फॉर्मूले थे वो सारे आने चाहिए, समाकलन पूरा आना चाहिए। ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे उतना, वैसे तो समाकलन बहुत बड़ा है लेकिन जितना हम पढ़ें उतना आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समाकलन क्या होता है, अवकलन का थोड़ा उल्टा ही होता है। ठीक है, तो देखना, जैसे समाकलन को लिखा जाता है हमेशा इस प्रकार का, इसका साइन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है fx। ठीक है, और dx, मतलब यहाँ कोई x का फंक्शन होता है और उसका dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज क्या डिनोट कर रही है, जो ब्रैकेट में मैंने लिखी है ये चीज डिनोट कर रही है कि इस फंक्शन का ये तो हो गया फंक्शन x का, इसका मतलब है dx का कि इसका समाकलन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ये चीज डिनोट करती है ये। ठीक है, मान लो इसका समाकलन मुझे कैपिटल fx लिख दिया, तो ध्यान रखना जैसे इसका समाकलन किया, ठीक है, ये इसका रिजल्ट मिला, इसमें हमेशा एक c और ऐड कर देना। ठीक है, इस c का मतलब होता है कांस्टेंट। इस c का मतलब क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करते ही आप ये c जरूर ऐड करना इसमें, क्योंकि ये इसमें आएगा ही। ठीक है, क्लियर है सब स्टूडेंट को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन, कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे अवकलन में हमने पढ़ा था कि d/dx x की पावर n का अवकलन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में अवकलन है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, n को पीछे ले आओ, x ऐसा का ऐसा, फिर इस n में से एक कम कर दो, ये क्या था, इसका अवकलन था। ठीक है, ये तो, और ये पूरा क्या डिनोट कर रहा है कि x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। बात करें समाकलन की, तो समाकलन इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो x के पावर n का समाकलन हमेशा ध्यान रखना इस पावर में एक ऐड कर देना। अवकलन में तो क्या करते हैं, पावर एक घटाते हैं, समाकलन में ऐड करते हैं, और नीचे इस पूरे का मतलब ऊपर जो भी बन रहा है इसका भाग दे देते हैं, मतलब n+1। ठीक है, अर्थात x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n+1 बटे n+1 होता है। क्लियर, मतलब इस n में एक पावर जोड़ दो और इस ऊपर वाले का नीचे भाग दे दो। एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे x की पावर 4 का आपको x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, तो कैसे करोगे, 4 में एक जोड़ दो सर और इसका नीचे भाग दे दो। क्लियर, तो कितना हुआ, x की पावर 5 और बट्टे 5। ठीक है, मतलब x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर 5 बटे 5, और साथ में एक कांस्टेंट c भी लगाना है। ये c मत भूल जाना, इसको चाहे c लगा दो, b लगा दो, a लगा दो, कुछ भी लगा दो, और ब्रैकेट में लिख देना जहां c क्या है सर, कांस्टेंट है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां c क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये चीज सिमिलरली आपको कहे कि x की पावर 2 का अवकलन बताओ, समाकलन बताओ, इसका मतलब समाकलन है, तो 2 में एक जोड़ दो और नीचे इसी का भाग दे दो, प्लस में c लगा दो, तो x की पावर 3 बटे 3 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इस x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। एक चीज और देखना,
x की पावर 1/2 dx, इसका क्या होगा, वही चीज x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस c। तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 + 1, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब x की पावर 3/2 बटे इसका मतलब 3/2। क्लियर। अब इस 2 को इस x के साथ ऊपर ले जाओ तो 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस में ये c, ठीक है, ये क्या होगा, इसका समाकलन होगा। क्लियर। इसी प्रकार आपको x की पावर -3 dx इसका समाकलन करना हो तो वही प्रोसेस रहेगी, x की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1 प्लस c, माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है, 3 तो माइनस के प्लस का 1 है तो कितना बचेगा सर, माइनस का 2 बचेगा। तो x की पावर -2 बटे -2 प्लस c, माइनस को ऊपर ले लो तो थोड़ा अच्छा लगे, तो x की पावर -2 बटे 2 प्लस c, ये क्या होगा, x की पावर -3 का अवकलन समाकलन होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा। ये सारे के सारे जिसमें आप c ऐड करते चल रहे हो इसको तो बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि अनिश्चित समाकलन। इनको सबको क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, इनडेफिनेट समाकलन इंटीग्रेशन इनको कहा जाता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो आप सोल्व नहीं कर पाते हो, इसलिए उनको हमेशा डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार अवकलन की बात कर रहे थे अपन, अवकलन में अपन ने यानी कि डिफरेंशिएशन में अपन ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या किया था, 0 किया था। तो यहां क्या करना है कांस्टेंट का, वो और देख लो। जैसे आपको कहे सी डी एक्स, मतलब c क्या है, यहां कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का अवकलन हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसा, ये dx आके क्या बन जाएगा cx, मतलब कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होगा, x होगा। जैसे आपको कहे 2 का समाकलन करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आपको कहे 12 का समाकलन क्या होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ मिले, आपको एक क्वेश्चन मिले कि x² प्लस x प्लस 14 dx, इसका x के रिस्पेक्ट में समाकलन करो। ठीक है, तो देखो पहले तो x² प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस इस x का करो तो x के ऊपर 1 पावर है तो 1 प्लस 1, फिर प्लस 14 का क्या होगा, अब 14 का सीधा 14x हो जाएगा। ठीक है, 14 का 14x हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हमेशा 0 नहीं होगा। जैसे इस इंटीग्रेशन के अंदर आपको यहां प्लस या माइनस में 14 दिखे, सॉरी प्लस माइनस में आपको कांस्टेंट दिखे तो उसके साथ x लगा दो आप, तो बस इतना ही काम करना है। यानी कि ये कितना हुआ, x³ बटे 3 प्लस x की पावर 2 बटे 2 प्लस 14x, और साथ में एक जो c हम हमेशा लगाते हैं वो c आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि समाकलन होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आप हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसे मान लो तीनों ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का बेस ये चैप्टर नंबर 1 रहता है। तो देखना सबसे पहले आता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा x की पावर n का समाकलन क्या करना है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये तो क्या होगा x की पावर n का। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट का जो समाकलन होगा प्लस c लगाते जाओ, वो होगा cx, और साथ में कोई नया कांस्टेंट c पहले ले चुके तो d लगा दो।
ठीक है। ये कांस्टेंट प्लस में हमेशा लगाना है, कब नहीं लगाना उसके लिए बताऊंगा। इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो इनडेफिनेट समाकलन में जहां इनके नीचे लिमिट ना लगी हो उनके हमेशा कांस्टेंट लगाना है। आगे आता है e की पावर x का जो समाकलन होगा वो हमेशा e की पावर x होगा। ये मैंने आपको अवकलन वाले में भी बताया था कि e की पावर x का चाहे समाकलन कर लो चाहे अवकलन कर लो, हमेशा क्या होगा, e की पावर x ही होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। 1/x का जो समाकलन होगा वो हमेशा log x होगा प्लस c, ये c मत भूलना, ये लगाते चलना, ठीक है, ये होता है। फिर 1 की पावर x dx का होता है 1 की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 1 की पावर x का क्या होता है, 1 की पावर x अपॉन log a प्लस c। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे आता है साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोस x। क्लियर? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, ठीक है, लेकिन यहां माइनस कोस x आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार कोस x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन x प्लस c, ये c मत भूलना। आगे आता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेन x और साथ में c। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट x प्लस c, ठीक है। इसी प्रकार सेक x टेन x का इंटीग्रेशन होता है सेक x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है। इसी प्रकार कोसेक x कोट x का इंटीग्रेशन होता है कोसेक x प्लस c। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। एक होता है √1 अपॉन, सॉरी अंडरूट नहीं है, 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर x का होता है, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स x प्लस c। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। और मैं कुछ देख लेता हूं, कुछ बचा है क्या? बस यही है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले चार, वैसे तो इसमें इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपके इतने ही काम में आएंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ यही 8-10 फॉर्मूले हैं, यही काम में आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाला, ठीक है, ये हर जगह ही मोस्ट ऑफ काम में आता है। ये तो होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करता है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी बीच में प्लस माइनस लगे हुए हो ना तो उनको अलग अलग लिख लो ताकि आपको समाकलन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेना, ठीक है। जैसे साइन एक्स dx फिर प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तीनों को अलग, dx को अंदर भेज दो और इस समाकलन वाले साइन को अंदर भेज दो, तो यहां आ जाएगा dx, यहां आ जाएगा dx और dx, ठीक है। तीनों अलग अलग हो गए। जब भी बीच में प्लस या माइनस का हो तब आप तीनों जितने भी आपको दिए हुए हैं सबको अलग अलग लिख लो ताकि आपको समाकलन करने में आसानी हो जाए। अब देखना साइन एक्स का मैंने क्या बताया था आपको, माइनस का कोस एक्स बताया था, तो माइनस का कोस एक्स फिर प्लस 3x स्क्वायर के लिए तो 3x
ठीक है 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उसको ऐसे कैसा रखना है एक्स की पावर 2 में 1 ऐड कर दो और इसी का भाग दे दो, प्लस अभी जस्ट लिखा था फॉर्मूला √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या लिखा था बच्चों साइन इनवर्स x लिखा था, तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस का c। ठीक है तो देखना ये हो जाएगा माइनस का कोस x प्लस 3x³ बटे 3 प्लस साइन इनवर्स x प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का कोस x प्लस x³ प्लस साइन इनवर्स x प्लस सी, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ये वाला क्या आएगा इसका आंसर आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक क्वेश्चन और देखना 6x की पावर 4 dx, 6x की पावर 4 dx, तो क्या हो जाएगा 6 तो जो इसके साथ में उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, x की पावर 4 में 1 जोड़ दो और इसी का भाग दे दो और प्लस में कोई कांस्टेंट c लगा दो, तो 6 4 प्लस 1 5 और 4 प्लस 1 5 बटे 5, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा यानी कि समाकलन होगा और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित समाकलन। ठीक है इनका क्या है कि कुछ निश्चित नहीं है, कैसे निश्चित नहीं है तभी हम सी लगाते चल रहे हैं। ये सी क्या बता रहे हैं कि हाँ कोई कांस्टेंट था जो यहां आएगा, ठीक है अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है हमें पता नहीं है इसलिए सी लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इनडेफिनेट बोलते हैं, क्योंकि हमें इस सी के बारे में कुछ भी नहीं पता इसलिए इसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। ठीक है अब आगे आता है डेफिनेट, ठीक है यानी कि निश्चित समाकलन। आगे आता है डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन। इसकी बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन क्या होता है। ठीक है इस बार जैसे आपको लास्ट ये आपको दिया हुआ था इंटीग्रेशन, ठीक है अब ये अपनी किसी सीमाओं के बीच में होगा, ये क्या होती है इसकी लिमिट होती है। ठीक है f(x) dx बराबर, ठीक है अगर आपको नीचे और ऊपर इसके कुछ लिमिट मिले, मतलब अगर ये समझ लेना यहां कुछ लिखा हुआ है यहां कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसका पार्ट है डेफिनेट का पार्ट है। ये सेम रहेगा। ठीक है इंटीग्रेशन आपको सेम ही करना है चाहे वो डेफिनेट हो या वो इनडेफिनेट हो। ठीक है इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इंटीग्रेशन सेम ही होगा। ठीक है तो मान लो मैंने मान लिया इसका इंटीग्रेशन मुझे मिला कैपिटल fx। ठीक है अब ये ब्रैकेट लगाओगे और ये बाहर वाली लिमिट यहां लिखोगे, इंटीग्रेशन तो सेम ही करना है, ये लिमिट यहां लगा देना। ठीक है अब आपको ये लिमिट इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे होगी हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ये ऊपर वाली लिमिट लिखी जाएगी यहां। ठीक है x की जगह ये वाली लिमिट लिखी जाएगी मतलब f(a), फिर माइनस का साइन आएगा और फिर नीचे वाली लिमिट लिखी जाएगी मतलब ये ऊपर वाली f(b) माइनस f(a), ये क्या होगा इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझना इसको, जैसे मान लो लिमिट 1 से 2 x² dx। ठीक है यहां लिमिट लगी हुई है मतलब डेफिनेट का, पहले तो ये भूल जाओ डेफिनेट इनडेफिनेट, पहले तो इसका डायरेक्ट समाकलन करो। x² का क्या होगा x की पावर 2 + 1 बटे 2 + 1। अब समाकलन हो चुका, अब लगानी है लिमिट, तो ब्रैकेट बंद 1 से 2 बराबर ये हो जाएगा x³ बटे 3 लिमिट 1 से 2। ठीक है अब लिमिट अप्लाई करनी है। अब देखो डेफिनेट के अंदर वो प्लस में c नहीं आएगा कभी भी,
अगर यहां लिमिट लगी हुई है इसका मतलब प्लस में सी नहीं आएगा कभी भी। अगर ये लिमिट नहीं है तब तो ये यहीं खत्म हो जाएगा और प्लस में सी और आ जाएगा। इस बार इसने ये एक और दो दिए हुए, मतलब ये निश्चित है। अभी देखो कांस्टेंट मिलेगा हमें। अब x की जगह लिमिट अप्लाई करो तो पहले तो ये 2 लिखा जाएगा, तो 2 की पावर 3 और बट्टे 3, फिर माइनस, फिर x की जगह 1 रखो तो 1 की पावर 3 बट्टे 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो तो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 बट्टे 3, माइनस 1 को 3 बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। कितनी भी बार 1 को आपस में गुणा कर लो 1 ही आएगा। बट्टे में क्या आ गया, 3। 3 देखो एलसीएम आ रहा है तो 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बट्टे 3, यानी कि 1 से 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका आंसर कितना आएगा सर, 7 बट्टे 3 आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये होता है डेफिनेट। लिमिट अप्लाई करने का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है x की जगह तो पहले ऊपर वाली लिमिट लगाओ, फिर माइनस का साइन, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट लगाओ, दोनों को घटाओ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसका, उनको करते हैं। बाकी जो मैथ वाले हैं उनके लिए तो ये काफी छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है, देखो यही था एक, अभी जस्ट हमने किया था 7 बटे 3। एक क्वेश्चन है, बुक का कुछ एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नहीं दिए हुए बुक में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर दिया हुआ आपको, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 dx लिमिट -1 से 2। इसको करो सोल्व। तो देखो पहले तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है, पहले तो अलग अलग कर लो। मैंने क्या बताया था, कंफ्यूज ना हो इसके लिए सबको अलग अलग कर लो। -1 से 2 2x स्क्वायर, फिर -1 से 2 5x, फिर प्लस -1 से 2 3 dx। क्लियर? 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, -1 से 2 x स्क्वायर dx भी लगाओ साथ में। 5 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, -1 से 2 x dx, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, -1 से 2 dx। क्लियर? अब करो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 + 1 बटे 2 + 1, यानी कि x क्यूब बटे 3 की पावर -1 से 2, फिर माइनस, फिर 5, इस x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 पावर -1 से 2 लिमिट, फिर प्लस 3 x का क्या हो, dx का क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो x -1 से 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब लिमिट अप्लाई करो, x क्यूब की जगह 2 रखो, ठीक है। पहले तो 2 है, इसके बाहर गुणा में ऐसा कैसा। अब x क्यूब की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 3 बटे 3, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस आता है तो माइनस लगा दो, फिर -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 बटे 3, फिर माइनस, फिर 5, अब इस पे भी लगाओ, 2 की पावर 2 बटे 2 माइनस 1 की पावर 2 बटे 2, फिर प्लस, फिर 3, अब यहां लगाओ 2, फिर -1, x की जगह माइनस, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस, और ये x की जगह -1, तो -1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखना, 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटे 3। अब यहां देखो समझने वाली बात है, -1 को 3 बार गुणा करो, -1 गुणा -1 प्लस का 1, फिर गुणा माइनस का 1, तो कितना आएगा, -1, मतलब -1 की पावर को 3 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, और 1 माइनस पहले से बाहर है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1 बटे 3, फिर माइनस, फिर 5, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर लगा हुआ है तो -1 बटे 2, फिर प्लस 3, 2 में से 1 को घटा रहे हो तो +1 बन जाएगा, तो +1 हो गया। अब देखो
2, 3 एलसीएम आएगा तो 8 + 1, फिर -5, 2 एलसीएम आएगा तो 4 - 1, फिर +3 और 2 + 1 3। यहां से देखो 9/3, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 9/3, ये 3 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 माइनस, यहां देखो 4 में से 1 गया 3/2, 3 को 5 से गुणा किया तो 15/2, फिर +9। अब 2 ले लो एलसीएम, तो देखना 6 दूनी 12 - 15 + 18 बराबर 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, +3 +3 और +12 कितना हो जाएगा, +15/2। ये क्या आएगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो बड़ी बारीकी से आपको इन प्लस माइनस को सोल्व करना है। ठीक है, बड़ी बारीकी से इनको सोल्व करोगे तभी आप इनको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज प्लस माइनस की गलती इसमें काफी हो सकती है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यह समाकलन का आपके छोटा सा पार्ट है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा काम में आने वाला है समाकलन। बस इतना ही है, इसी के साथ आपका समाकलन का पार्ट खत्म होता है। बस क्वेश्चंस आप इसके थोड़े और सोल्व कर लेना। कुल मिला के बात यह है, इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आना चाहिए। आगे आता है इसमें फैक्टोरियल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल इसलिए पढ़ेंगे पहले क्योंकि इसके आगे एक चैप्टर है, जो पार्ट आएगा, टॉपिक आएगा, वो आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, PNC, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे ज्यादा काम में आता है ये फैक्टोरियल। आगे आता है फैक्टोरियल, यानी कि क्रम गुणित। क्रम गुणित क्या होता है? ठीक है, मान लो कोई n नंबर्स है, ठीक है, n क्या है, कोई संख्या है, कोई नंबर है, ठीक है, तो ये n के जितने भी पूर्व नंबर हैं, n से पूर्व मतलब इस n से पहले की जितनी भी संख्याएं हैं, उन सब का गुणनफल ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है, यानी कि क्रम गुणित कहलाता है। देखो नाम में भी इसके काफी कुछ लिखा हुआ है। नाम क्या है इसका, क्रम गुणित, यानी कि क्रम का गुणा। ठीक है, क्रम का क्या बोल रहा है, गुणा बोल रहा है। क्लियर, ऐसा इसने कहा है। तो देखना, जैसे 5 कोई नंबर है, ठीक है, 5 क्या है, कोई नंबर है, तो ये कहता है कि इसका जो फैक्टोरियल होगा 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो इस 5 के पहले जितनी भी प्राकृत संख्याएं आती हैं, ठीक है, n से पूर्व है, इसकी डेफिनेशन देते हैं, n से पूर्व है, n तथा n से पूर्व, ये लिखो n तथा n से पूर्व सभी प्राकृत संख्याओं का, n तथा n से पूर्व सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्रम गुणित कहलाता है। क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल कहलाता है, तथा इसे फैक्टोरियल n या इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब भी फैक्टोरियल n, और ये n इसके आगे ये एक्सप्लेनेशन लगाना, ये वाला साइन, ये भी फैक्टोरियल का ही होता है, या ये वाला भी फैक्टोरियल का होता है, इससे लिखा जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? जैसे नाम में इसके लिखा हुआ है, नाम क्या कह रहा है इसका, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम का गुणा, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में गुणनफल मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 आपको दिख रहा है, ठीक है, 5 आपको दिख रहा है, तो इस 5 से पहले कितने नेचुरल नंबर हैं? इससे पहले 5 से पहले 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, यानी कि 5 4 3 2 1।
इन सभी का गुणा कर दो, तो ये हो गया क्रम का गुणा। गुणा करो, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 1, 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, समझ में आई होगी ये चीज। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश डैश लास्ट में n है, तो इन सभी का गुणनफल क्या होगा बच्चों, फैक्टोरियल n होगा। ठीक है, इन सभी का गुणनफल क्या होगा, फैक्टोरियल n। कहने का मतलब है आपको जो भी नंबर दिया हुआ है ना, उनमें से एक कम करते जाओ और उनको गुणा करते जाओ। जैसे 6 दिया हुआ है, ठीक है, इस 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, इस 6 में से एक कम करते हैं तो पहले तो 6 ही आएगा, 6 में से एक कम करते हो 5, 5 में से एक कम करते हो 4, 4 में से एक कम करते हो 3, 3 में से एक करते हो 2, 1। मतलब जैसे 12 का निकाल रहे हो तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा कहाँ तक गुणा होगा, 1 तक गुणा होगा उल्टा। ठीक है, मतलब इनके क्रम का गुणा करना है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनके क्रम का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फैक्टोरियल n है, ये कैसे होगा, पहले तो n गुणा n में से 1 कम करो, फिर n में से 2 कम करो, फिर n में से 3 कम करो, इस प्रकार लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, यानी कि क्रम गुणित होता है, अर्थात क्रम का गुणा होता है। ये काम में आता है आपके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। मतलब इसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर पार्ट है, चैप्टर नहीं, आगे वाला जो टॉपिक है वही ये काम में आता है। ठीक है, आगे वाले में काम में आता है। कुछ चीजें ध्यान रखना आप, फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे कई बार आपको कहे फैक्टोरियल 15 बट्टे फैक्टोरियल 13 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाले को खोलो, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 डैश डैश कहां तक गुणा होगा, 1 तक। फिर नीचे वाले को 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा डैश डैश कहां तक, 1 से गुणा होगा। देखो यहां से लेकर इधर वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, तो ये तो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 14। ठीक है, 15 को 14 से गुणा कर लो, ये 150 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, 210 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से एक चीज देखना, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं थी। फैक्टोरियल 15 बट्टे फैक्टोरियल 13 का ही तो मान पूछा, तो 15 गुणा 14 आगे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 13 आ जाएगा। फैक्टोरियल 15 का मतलब यही तो है। आगे फैक्टोरियल 13 बट्टे फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13 से फैक्टोरियल 13 कैंसिल, तो 15 गुणा 14 कितना आ गया, 210 आ गया। ये सोल्व करने का इसका तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपको फैक्टोरियल 10 बट्टे फैक्टोरियल 7 का मान पूछे, तो क्या करना है, इसको पूरा नहीं खोलना है, 7 तक खोल दो, 10 गुणा 9 गुणा 8, फिर आगे गुणा फैक्टोरियल 7 बट्टे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, ये 9 8 72, तो 720, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, बस सीधा सीधे से क्वेश्चंस होंगे। ये काम में आता है आपके। अगला जो टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक अब आता है अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, क्रमचय और संचय का, जो बहुत ही अच्छा और एक दिमाग वाला टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपके फिजिकल केमिस्ट्री में वो छोटा सा है, थोड़ा सा पार्ट है। बाकी ये जो टॉपिक है वो ऐसे मान लो पजल्स की जैसे है, मतलब पहेली होती है ना, वैसे है ये। ठीक है, इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, जो डिफेंस में चलते हैं या फिर उसके बाद आईआईटी में चलते हैं, वो काफी हायर लेवल के होते हैं। आगे आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। ये अपना अगला टॉपिक आता है। ठीक है,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये जो अपन ने क्रम गुणित पढ़ा है यानी कि फैक्टोरियल जो पढ़ा है अपन ने, ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल यही काम में आता है, ठीक है। परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय और संचय, ठीक है। क्रमचय और संचय पहले अपन पढ़ेंगे क्रमचय के बारे में यानी कि परम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इस कॉम्बिनेशन यानी कि संचय के बारे में, ठीक है। दो कोशिश करेंगे दोनों को एक ही क्लास में खत्म करने की। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।